नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, रीट में निश्चित सफलता के बाद अब हम सीटेट, एमपीटेट और यूपीटेट के लिए सीडीपी के देखेंगे 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आज। और जबकि मैंने सीटेट के लिए जो आपके सुना होगा आपने कि कुछ पैटर्न चेंज हुआ है या क्या चेंज हुआ, उसका मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो डाल दिया था मित्रों। वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वहाँ पे तो चैनल पे जाके देख सकते हो। अब इसमें हम सीडीपी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे कि जिस प्रकार कहा गया कि पैटर्न चेंज रहने वाला है, ऑनलाइन मोड है, तो पैटर्न चेंज में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, नवीनतम जो प्रश्न होंगे है ना, पूर्णतः नवीन प्रश्न वो आएंगे। तो उसी पे देखो आधारित 30 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या 1 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, टेबुला रासा शब्द किसने प्रस्तुत किया। अच्छा प्रश्न है मित्रों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। यहाँ पे पूछा गया टेबुला रासा शब्द किसने प्रस्तुत किया, सिरिल बर्ट, जॉन लॉक, जे.एस. रॉस या रेमंड केटर। सबसे पहले चारों के चारों आपको विकल्प पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो टेबुला रासा शब्द का आपको बता दूं मैं, जॉन लॉक ने प्रस्तुत किया था। अब टेबुला रासा का अर्थ क्या है मित्रों, वो जानना जरूरी है। टेबुला रासा का अर्थ हो जाएगा कोरा कागज। क्या हो जाएगा मित्रों, कोरा कागज, या इसे कह सकते हैं कोरी स्लेट, ठीक है। कोरी स्लेट, कोरा कागज, या कह सकते हैं मित्रों मोम के समान, ठीक है। यानी कि इसमें ऐसा कहा था जॉन लॉक ने कि बालक का जो मस्तिष्क होता है वो एक प्रकार का कोरा कागज है, या कह सकते हैं कोरी स्लेट है, या मोम के समान है, जिस पे कुछ भी लिखा जा सकता है, कुछ भी रचना की जा सकती है। ये जॉन लॉक ने कथन कहा था। तो इस चीज़ को टेबुला रासा कहा जाता है। विकल्प नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाता है प्रश्न संख्या 1 में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 के लिए मित्रों। प्रश्न संख्या 2 देखिए, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहन कर सकती है। प्रतियोगितात्मक परीक्षण से, उन्हें चिंता व डर पैदा करके, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करके करने और उनमें निपुणता पाने में मदद करना, या पुरस्कार देकर। देखो, कोई शिक्षिका है वो अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए क्या कर रही है, आंतरिक रूप से प्रेरित कर लिया ना। तो प्रेरित आंतरिक रूप से जब कर रही है तो वो कैसे प्रोत्साहन उनका करेगी, ठीक है। तो देखो, चिंता, डर, ये क्या चीज़ें हैं, ये नेगेटिव है, और नेगेटिव कोई भी चीज़ अपने नहीं रखनी, ठीक है, सीडीपी में। तो इस विकल्प को सबसे पहले हटा देंगे। आगे चलिए, पुरस्कार देकर। तो ये पुरस्कार है, ये देखो, ये तो एक जो लालच की भावना है ना, उससे संबंधित हो गया भाई। केवल पुरस्कार देते हैं बार बार, तो ये भी सही नहीं होगा। अब 2 विकल्प बचे। एक है प्रतियोगितात्मक परीक्षण। तो देखो आपको बता दूं मैं, एक तो प्रतियोगिता, ठीक है, जो प्रतियोगिता आयोजित करवाना, और एक होता है प्रतिस्पर्धा, वो भी बालकों में आयोजित शिक्षक करवाता है, तो वो भी क्या है, नेगेटिव चीज़ होगी, ठीक है। तो प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा कभी भी अगर ऑप्शन में आ जाए तो उस ऑप्शन को हटाना है, ठीक है। यहाँ पे उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, यानी कि व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करो और फिर उनमें निपुणता पाने में आप मदद करो। तीसरा विकल्प सही उत्तर है प्रश्न संख्या 2 में। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया का सर्वोत्तम वर्णन कौन सा विकल्प करता है। अच्छा प्रश्न है। देखो, वृद्धि और विकास बिल्कुल आपके जो टॉपिक है उसी से प्रश्न है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे वृद्धि और विकास दोनों की जो प्रक्रिया, सम्मिलित प्रक्रिया, इसका सर्वोत्तम वर्णन कौन सा विकल्प करता है। ये पूर्णतः भौतिक एवं शारीरिक है। तो देखो मित्रों, भौतिक और शारीरिक क्या होती है, भौतिक एवं शारीरिक केवल वृद्धि ही होती है, ठीक है, केवल वृद्धि ही होती है, विकास नहीं होता। इसका मतलब इस विकल्प को हटाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है वृद्धि और विकास की प्रक्रिया दोनों ही आनी चाहिए, ठीक है। ये आनुवांशिकता द्वारा निर्धारित होता है। ये विकास के बारे में कहा गया है कि ये आनुवांशिकता द्वारा निर्धारित होता है। तो केवल आनुवांशिकता के द्वारा नहीं, साथ में किसके द्वारा भी होगा, वातावरण या पर्यावरण के द्वारा भी होगा। तो इस विकल्प को हटाना पड़ेगा। फिर है, ये दोनों एक निश्चित सीमा तक ही चलते हैं। वृद्धि है वो तो निश्चित सीमा तक चलती है, ठीक है, किशोरावस्था तक, फिर वो परिपक्व हो जाते हैं, तो वो तो निश्चित सीमा तक चलती है। कौन चलती है निश्चित सीमा तक, वृद्धि चलती है, ठीक है। जबकि विकास की बात करूं, वो विकास तो क्या है भाई, जन्म से पूर्व से लेकर मरने तक, मृत्यु पर्यंत चलता है विकास, ठीक है, मृत्यु तक, पूरे जीवन भर चलता है विकास। तो इस विकल्प को भी हटाना पड़ेगा। इसके सभी पहलू अत्यंत अंतः संबंधित होते हैं। ये कथन दोनों में सही है। वृद्धि का जो पहलू है, वृद्धि का मुख्य रूप से एक ही पहलू शारीरिक, ठीक है, वृद्धि मतलब शरीर का विकास, ठीक है। और विकास के जो अन्य पहलू होते हैं, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, है ना, संवेगात्मक विकास,
जो सारे के सारे अंत्य संबंधी होते हैं, एक दूसरे का आपस में परस्पर संबंध होता है मित्रों। विकल्प नंबर 4 सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 में। चौथा प्रश्न है, किसके अनुसार लगभग 2 वर्ष के बालकों में सभी प्रकार के संवेगों का विकास हो जाता है? ये कथन किसने कहा था? शेफर, गेट्स, ब्रिजेज या स्मिथ? तो बता दूं, लगभग 2 वर्ष के बालकों में सभी प्रकार के संवेगों का विकास हो जाता है ना। ऐसा मानना है मित्रों ब्रिजेज का, याद रखना आप, ठीक है। ब्रिजेज ने कहा कि लगभग 2 वर्ष का जो बालक है उसमें सभी प्रकार के जो मुख्य मुख्य संवेग है, जिसमें आ जाएगा आपके प्रेम, ठीक है, इसके अलावा आ जाएगा भय, इसके अलावा आ जाएगा क्रोध, इसके अलावा आ जाएगी पीड़ा या जिसे बोला गया उत्तेजना। ये मुख्य 4 संवेग माने जाते हैं, इनका विकास हो जाता है लगभग 2 वर्ष के बालकों में। ये ब्रिजेज का कथन है। तीसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 4 में। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 5 पर। भाषा व चिंतन, ये भी आपके टॉपिक है मित्रों। तो प्रश्न संख्या 5 इसी चिंतन का ये देखते हैं क्या है। एक 6 वर्षीय बालक ये सोचता है, 6 वर्षीय बालक है, ठीक है, ये सोचता है कि जब माता पिता बाजार से आएंगे तो उसके लिए खिलौने लाएंगे, ये सा सोचता है वो, ठीक है। तो ये बालक, यहाँ पे बालक किस चिंतन को काम में लेता है? देखो, अभी सारी चिंतन है मित्रों बुद्धि से संबंधित, ठीक है। सृजनात्मक चिंतन है मित्रों, इसे अपसारी चिंतन कहे जाएंगे, ठीक है, इसे कहेंगे मित्रों अपसारी। सृजनात्मक को अपसारी और अभिसारी होता है बुद्धि से संबंधित, ठीक है। आलोचनात्मक चिंतन होता है जिसमें कोई व्यक्ति गुण दोष की परख करे, है ना, गुण दोष को पहले देखे, किसी चीज़ को जैसे खरीदे तो उसके लाभ क्या है, फायदे क्या है, उसको देखकर खरीदे, वो आलोचनात्मक होगा। तीनों के तीनों यहाँ पे नहीं होंगे, है ना। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ पे तो सीधा सा कह रहा है 6 वर्ष बालक सोचता है कि माता पिता बाजार से आएंगे तो खिलौने लाएंगे। मतलब क्या है, बात प्रत्यक्ष है भाई, प्रत्यक्षात्मक चिंतन है ना। प्रत्यक्षात्मक चिंतन सबसे निम्न प्रकार का चिंतन है, याद रखना, निम्न प्रकार का चिंतन प्रत्यक्षात्मक चिंतन है। ये एक तो पाया जाता है पशुओं में और एक पाया जाता है छोटे जो बालक होते हैं ना उनमें, ठीक है। पशु और छोटे बालकों में पाया जाता है, याद रखना, प्रत्यक्षात्मक चिंतन। दूसरा विकल्प सही उत्तर है प्रश्न संख्या 5 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 देखो मित्रों, वैयक्तिक विभिन्नता के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? वैयक्तिक विभिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है मित्रों, यह है यहाँ पे असत्य, ठीक है। सत्य कथन कौन सा नहीं है, ठीक है, ऐसे प्रश्न है ये। सत्य कथन कौन सा नहीं है? देखो, सभी बालकों की अभिवृत्ति भिन्न भिन्न होती है। अभिवृत्ति होती है किसी चीज़ को देखने का नजरिया या दृष्टिकोण, वो बिल्कुल भिन्न भिन्न होगा, ये कथन सत्य है। शारीरिक दृष्टि से व्यक्तियों में अनेक प्रकार की विभिन्नता देखने को मिलती है, बिल्कुल मिलती है। किसी का कद लंबा है, किसी का कद बौना है, ठीक है, तो शरीर में अलग अलग प्रकार की विभिन्नता देखने को मिलेगी, ये कथन भी सही है। परिपक्वता की स्थिति प्रत्येक व्यक्ति में एक समान होती है। आयु एवं बुद्धि भी व्यक्ति विभिन्नता के निर्धारक तत्व है। देखो, आयु और बुद्धि बिल्कुल व्यक्ति विभिन्नता के निर्धारक तत्व माने जाते हैं। यानी कि देखो, जिसकी बुद्धि हो अच्छी होगी वो अच्छा सीखेगा, जिसकी बुद्धि कमजोर है वो नहीं सीखेगा। यानी व्यक्ति विभिन्नता में आयु और बुद्धि भी निर्धारित है, तो ये भी कथन सही है। जबकि व्यक्ति विभिन्नता मतलब कि एक दूसरे में जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है ना वो होती है, ठीक है। जबकि लिखा है परिपक्वता की स्थिति प्रत्येक व्यक्ति में एक समान होती है, बिल्कुल नहीं होती, ये कथन गलत है। हमें पूछा है सत्य कथन कौन सा नहीं है, यानी कौन सा गलत है, ये गलत है ना। यानी कि परिपक्वता किसी में जल्दी आती है, किसी में देरी से आती है। तो यहाँ पे उत्तर कौन सा होगा? विकल्प नंबर 3। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 7 पे मित्रों। प्रश्न संख्या 7 पर क्या कहता है? देखो, आपकी कक्षा का एक बालक जो अक्षरों की बनावट, अक्षरों को ऊपर नीचे लिखने से संबंधित कठिनाई का अनुभव करता है, वे किस प्रकार के विकार से ग्रसित है? देखो, एक बालक है आपकी कक्षा में जो अक्षरों की बनावट में गड़बड़ी कर रहा है, अक्षरों को ऊपर नीचे लिखने से संबंधित कठिनाई का अनुभव कर रहा है ना। यानी कि अक्षरों की बनावट, अक्षरों के ऊपर नीचे लिखना, मेन चीज़ क्या है, वो किस प्रकार के विकार से ग्रसित है? तो चीज़ उसके दिक्कत कहाँ आ रही है? उसके दिक्कत आ रही है भाई लेखन कौशल में, ठीक है। लेखन से संबंधित वो गलतियाँ, अशुद्धियाँ, त्रुटियाँ करता है, ठीक है। तो लेखन से संबंधित किस में होता है? लेखन से संबंधित होता है डिस्ग्राफिया में, है ना। डिस्ग्राफिया में लेखन से संबंधित होता है, समझ गए। डिसलेक्सिया की बात करूं तो इसमें हो जाएगा पठन संबंधित, ठीक है। प्रोजेरिया क्या होता है? कम उम्र में वृद्धावस्था के जो लक्षण दिखते हैं उसे बोलते हैं प्रोजेरिया, ठीक है। और डिस्प्रेक्सिया की बात करूं तो ये क्या होता है? डिस्प्रेक्सिया होता है जो ज्ञानेंद्रिय संबंधित अवधान विकार होता है ना, वो ज्ञानेंद्रिय संबंधित, है ना। जैसे आँख और मस्तिष्क में या आँख और हाथों में जो आपस में समन्वय नहीं हो पाता है ना, वो डिस्प्रेक्सिया कहलाएगा।
यहाँ पे लेखन की बात हो रही है, यानी कि डिस्ग्राफिया कहलाएगा। दूसरा विकल्प सही उत्तर है प्रश्न संख्या 7 में। आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न संख्या 8 के लिए। प्रश्न संख्या 8 है, किशोरावस्था की कुछ प्रमुख आवश्यकताएं होती है, निम्न में से कौन सी आवश्यकता इस अवस्था की प्रबल आवश्यकता के रूप में नहीं मानी जा सकती। देखो किशोरावस्था की आपको पता है आवश्यकताएं होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि व्यक्ति इस अवस्था में समायोजन से ग्रसित होता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सी आवश्यकता इस अवस्था की प्रबल आवश्यकता के रूप में नहीं मानी जा सकती है, पूछा है। कौन सी इसमें प्रबल आवश्यकता नहीं है? तो देखो खेलकूद की आवश्यकता, स्वतंत्रता प्राप्ति की आवश्यकता, प्रतिष्ठा प्राप्ति की या यौन प्राप्ति की। देखो यौन प्राप्ति है ना, इससे संबंधित जो समायोजन या दिक्कतें होती हैं वो बिल्कुल इस अवस्था में होती है ना, मुख्य रूप से होती है। तो इस ये जो संबंधित आवश्यकता है वो किशोरावस्था की विशेषता है। प्रतिष्ठा प्राप्ति की आवश्यकता, बिल्कुल किशोरावस्था में बालक जो किशोर होता है उसे बिल्कुल अपना खुद का सम्मान चाहिए, आत्मसम्मान चाहिए, तो ये आवश्यकता भी होती है। और स्वतंत्रता तो बिल्कुल होती है, वो किसी भी प्रकार का दबाव में इस अवस्था में नहीं रह सकता। जबकि जो खेल कूद की आवश्यकता है ना मित्रों, ये किशोरावस्था की न होकर किसकी है, ये मित्रों बाल्यावस्था की है। किसकी है? बाल्यावस्था से संबंधित है खेल कूद की आवश्यकता, जिसका कार्यकाल है 6 से 12। ठीक है, विकल्प 1 आपके यहाँ पे सही उत्तर होगा। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 9 पे मित्रों। बड़े प्रश्न है, थोड़ा सा छोटा कर दिया, दिख जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है मित्रों, सृजनात्मकता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य प्रतीत नहीं होता। ऐसे प्रश्न आएंगे, घुमाएंगे क्या, सत्य प्रतीत नहीं होता। इस चीज़ को तो पहले समझना पड़ेगा। इस चीज़ को जो हाँ नहीं को समझ गया ना, वो बिल्कुल आराम से पेपर करेगा। ठीक है, अब सृजनात्मकता क्या होती है, यानी कि क्रिएटिविटी बोलते हैं जिसको, जिसमें नवीनता आएगी। ठीक है, जिसमें किसी चीज़ की रचना होगी, जिसमें अगर शब्द आ गया मौलिकता, मौलिकता, नवीनता, रचना करना, ये सारी चीज़ें इसमें सृजनात्मकता में आएगी। लिखा है सृजनात्मकता में बालक वस्तुओं का नया उपयोग करता है। आगे नवीनता, नया उपयोग करता है, ये कथन होगा, सही है ना। कौन सा कथन सत्य प्रतीत नहीं होता है? किसी परंपरागत वस्तु में नवीन विशेषता उत्पन्न करने की मानसिक प्रक्रिया सृजनात्मकता है। नवीनता आगे ना वापिस नवीन विशेषता उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, तो ये भी सही है। फिर है सृजनात्मकता अर्जित योग्यता होती है, क्योंकि इसका विकास वातावरण के माध्यम से होता है। देखो सृजनात्मकता है ना, ये जन्मजात भी होती है भाई। आपको बता दूं सृजनात्मकता के बारे में अगर सीधा पूछ लिया, ये क्या होती है, जन्मजात या अर्जित या दोनों, तो आपको बता दूं सृजनात्मकता जन्मजात भी होती है और सृजनात्मकता अर्जित योग्यता भी होती है ना। अर्जित इस प्रकार होती है कि वातावरण के माध्यम से इसका विकास होता है। ये भी कथन सही है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? चौथा कथन सत्य नहीं। क्यों? क्योंकि दिए हुए तथ्यों पर कार्य करके निष्कर्ष पे पहुंचना, ये सृजनात्मक की विशेषता है। गलत। जो भी दिए गए तथ्य हैं उनमें खुद की तरफ से और तथ्य जोड़ते हैं, फिर निष्कर्ष पे पहुंचते ना, ये होती है अपसारी चिंतन यानी सृजनात्मकता की मुख्य विशेषता। जो दिए हुए तथ्य उनमें प्लस करना और भी नए तथ्य जोड़ना है। तो चौथा विकल्प आपका यहाँ उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 के लिए। प्रश्न संख्या 10 है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया जाता है। अच्छा प्रश्न है, बुद्धि और सृजनात्मकता में सह संबंध, ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या कोई नहीं। तो देखो जिस प्रकार की बुद्धि होगी ना, देखो जिस प्रकार की बुद्धि होगी उसी प्रकार का क्या होगा, सृजनात्मक, है ना। यानी कि बुद्धि अच्छी है तो बालक क्या होगा, अच्छा सृजनात्मक होगा। यानी कि दोनों में मित्रों धनात्मक सह संबंध पाया जाता है। कि तो यहाँ पे दूसरा विकल्प आपके सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11वें पर। शिक्षण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, इसके चरों के अभाव में इसका संचालन असंभव है। शिक्षण के प्रमुख चर है। अच्छा प्रश्न है, शिक्षण के प्रमुख चर कितने होते हैं आपको बता दूं, 3 चर होते हैं। एक होता है शिक्षक, एक होता है शिक्षार्थी, एक होता है पाठ्यक्रम। इसमें शिक्षक होता है शिक्षण प्रक्रिया को करवाने के लिए स्वतंत्र, यानी कि इसे बोला गया स्वतंत्र चर। ठीक है, शिक्षार्थी जो शिक्षक पे क्या रहेगा, आश्रित रहेगा, है ना भाई। शिक्षार्थी है ना, बालक को कौन पढ़ाएगा, शिक्षक पढ़ाएगा, वहीं तो उसका गाइड करेगा, तो ये आश्रित चर है। जबकि पाठ्यक्रम क्या है, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के मध्य समन्वय का काम करता है, यानी कि मध्य करता है ना, इसका मतलब ये मध्यस्थ चर है मित्रों, है ना। तो स्वतंत्र चर, आश्रित चर या मध्यस्थ चर, 3 चर होते हैं शिक्षण के। उपयुक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चलेंगे मित्रों प्रश्न संख्या 12वें पर। विश्व के एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक जिन्होंने शेष अवस्था में भी लैंगिक कामुकता की भावना को स्वीकार किया। शेष अवस्था में लैंगिक कामुकता की भावना को स्वीकार किया। अल्फ्रेड एडलर, कार्ल यूंग, सिगमंड फ्राइड या एरिक एरिक्सन। तो वो थे मित्रों सिगमंड फ्राइड।
सिगमंड फ्राइड विश्व के एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने काम यानी कि काम ऊर्जा बल पर, यौन ऊर्जा बल पर सबसे ज़्यादा बल दिया है। इन्होंने ये कहा कि शेष अवस्था में भी जैसे कि बालक अपनी जैसे कि बालक क्या करता है, जैसे जननांगों को, जो यौनांग है उनको बार बार स्पर्श करता है, छूता है, अपनी माँ के प्रति जो उनका वात्सल्य प्रेम है उसको भी इन्होंने काम माना है। ठीक है, यानी कि शेष अवस्था में भी कामुकता होती है लेकिन उसे वो व्यक्त नहीं कर पाता, वो कामुकता अव्यक्त होती है, ऐसा फ्राइड का मानना है। तीसरा विकल्प सही उत्तर है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 13 पर। विकास के संबंध में गलत कथन है। मित्रों देखो, विकास के संबंध में कौन सा गलत कथन है ना, गलत पूछा है। तो देखो, विशिष्ट से सामान्य की ओर सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर वर्तुलाकार गति। बिल्कुल, विकास है ना इस प्रकार वर्तुलाकार गति में चलता है ना, रेखीय गति में नहीं चलता है, तो ये कथन सही है। दिशा सिर से पैर की ओर, जिसे सेफेलोपोडल थ्योरी भी बोलते हैं, याद रखना, सिर से पैर की ओर, पहले सिर का विकास होता है फिर पैर है ना, तो ये भी सही है। सार्वभौमिक प्रक्रिया है, बिल्कुल विकास सार्वभौमिक है ना, तीनों कथन सही है। हमें पूछा गलत कथन कौन सा मित्रों, तो गलत कथन हो जाएगा विशिष्ट से सामान्य ना, उल्टा आ गया। विशिष्ट से सामान्य नहीं, सामान्य से विशिष्ट होता है। मतलब पहले क्या करता है, जैसे 6 महीने का एक बालक है ना, वो किसी भी चीज़ को एक हाथ से पकड़ेगा, ठीक है, लेकिन फिर क्या होगा, फिर 12 महीने का बालक हो जाएगा ना, फिर वो मतलब पहले 6 महीने का होगा ना, वो 2 हाथों से किसी चीज़ को पकड़ेगा, 12 महीने का एक हाथ से पकड़ लेगा, यानी पहले सामान्य क्रिया होगी फिर विशिष्ट, यानी सामान्य से विशिष्ट चलेगा, विशिष्ट से सामान्य नहीं। तो पहला विकल्प यहाँ सही उत्तर होगा। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 14 पर। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है? अच्छा प्रश्न है मित्रों, जन्म के समय बाल विकास से प्रश्न है, शिशु में जन्म के समय कितनी अवस्था हड्डियां होती है ना, या यूँ कह सकता हूँ मैं शेष अवस्था में कितनी हो सकती है ना, 206, 230, 270 या 320। तो आपको बता दूं मित्रों, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है, 270 होती है, याद रखना। शेष अवस्था में पूछे या जन्म के समय पूछे, एक ही चीज़ है, दोनों में 270 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बाल्यावस्था की बात करूं तो उसमें कितनी पाई जाती है, 350 बाल्यावस्था में। ठीक है, 350 हड्डियां पाई जाएगी। जबकि वयस्क मनुष्य पूछ ले या किशोरावस्था पूछ ले, है ना, तो उसमें 206 होगी। यहाँ तीसरा विकल्प सही है, प्रश्न संख्या 14 में। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 15 पर। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। अच्छा प्रश्न है, मानसिक विकास है ना, मेंटल एबिलिटी, कोग्निटिव डेवलपमेंट कह सकता हूँ, इसे प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है मित्रों? परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति। किसी परिवार का वातावरण बिल्कुल बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करेगा, यानी उस परिवार की सामाजिक स्थिति करेगी, आर्थिक स्थिति करेगी, है ना, ये चीज़ें तो करेगी। पूछा है प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है, तो धार्मिक या धर्म से संबंधित कोई चीज़ नहीं है, तो दूसरा विकल्प डेफिनेटली इसका उत्तर हो जाएगा। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 16 पे मित्रों। किसने यह दावा किया है कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? देखो, भाषा जन्मजात है ना, तो ये किसने कहा, स्किनर, बांडुरा, चॉम्स्की या टोलमैन। भाषाओं में जो गुण होते हैं वो जन्मजात होते हैं, या कह सकता हूँ कि भाषा को जन्मजात एकमात्र मनोवैज्ञानिक ने माना, जिसका नाम है, जो भाषाविद थे, नोआम चॉम्स्की। नोआम चॉम्स्की एकमात्र भाषाविद थे जिन्होंने मित्रों भाषाओं में सार्वभौमिक गुण जन्मजात माना है। तीसरा विकल्प यहाँ सही उत्तर है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 17 पर। जीववाद एवं आत्मकेंद्रितता की भावना पियाजे की किस बौद्धिक अवस्था की मुख्य विशेषताएं हैं? इस बारे से प्रश्न आने वाले हैं ना। पियाजे, वाइगोत्स्की, इनको बिल्कुल अच्छी तरह पढ़ के जाना है, पियाजे आपके टॉपिक में है। जीववाद, जीववाद क्या होता है? जीववाद होता है जिसमें बच्चा किसी निर्जीव चीज को जीव, सजीव मान लेता है ना, जैसे उसके किसी पत्थर की लग गई तो उस पत्थर को वापस मारता है ना, वो सोच रहा है इसमें जीव है, ठीक है, सजीव मान लेता है, ये जीववाद होता है। आत्मकेंद्रितता यानी कि अपनी ही दुनिया, खुद के विचारों को ही केंद्रित मानना, ठीक है, तो ये पियाजे की किस बौद्धिक अवस्था में मुख्य विशेषता है? ये संवेदी गामक में नहीं होता है, 0 से 2 चलती है उसमें नहीं होता है। मूर्त संक्रियात्मक जो चलती है 7 से 11 या 12 ऑलमोस्ट, और ये चलती है 12+, इसमें भी नहीं होता है। ये पहचान है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, जिसकी एज है मित्रों 2 से 7 वर्ष के बालक ऐसा करते हैं। दूसरा विकल्प सही है, प्रश्न संख्या 17 में। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 18 पर। प्रश्न संख्या 18 कहता है, बाल विकास वंशानुक्रम में वातावरण का गुणनफल है, योगफल नहीं। उक्त परिभाषा का संबंध किससे? यह परिभाषा किसने दी कि जो बाल विकास है मित्रों, है ना, जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो वंशानुक्रम
हेरिडिटी एंड वातावरण एनवायरनमेंट का गुणनफल है। ये सूत्र किसने दिया? तो मित्रों ये सूत्र दिया था आपके वुडवर्थ महोदय, ना कि योगफल, है ना, योगफल नहीं है, ठीक है, ये सही हो जाएगा। तो ये वुडवर्थ ने कहा, चौथा विकल्प यहाँ सही रहेगा। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 19 पे मित्रों। प्रश्न संख्या 19, आप अपनी कक्षा में अपने शिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी आपकी कक्षा में काफ़ी विभिन्नता दिखाई पड़ती है, इसका कारण क्या हो सकता है? आप अपनी कक्षा में शिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपकी कक्षा में विभिन्नता मिलती है ना, तो इसका कारण क्या होगा? भिन्न भिन्न छात्रों में व्यक्तिगत गुण भिन्न भिन्न होते हैं, तो सही बात है ना भाई। अलग अलग प्रकार का छात्र है तो उसमें अलग अलग व्यक्तिगत गुण होंगे, भले ही हम कितनी ही मेहनत कर लें। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। बाकी कह रहे हैं आपकी एग्जाम कुछ छात्र आपको पसंद नहीं करते हैं, ये गलत है। आपकी एग्जाम कुछ छात्र सो जाते हैं, ये भी कथन गलत है, ये भी कथन गलत है। पहला विकल्प यहाँ सही होगा। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 20 पर। प्रश्न संख्या 20 शानदार प्रश्न है मित्रों, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। कुछ पूर्व एग्जाम में पूछा गया है, ढांचा, मचान या पाड़, और सीटेट में भी पूछा गया, सीटेट में एक बार पाड़ पूछा गया आई थिंक। ढांचा, मचान, पाड़, या जिसे बोला जाए इसके फोल्डिंग, है ना, ये जो शब्द है इसके फोल्डिंग हुआ, ढांचा हुआ, मचान हुआ, पाड़ हुआ, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? लेव वाइगोत्स्की ने इसका प्रयोग किया था, यानी जिसमें बच्चे किसी भी वयस्क या बड़े की सहायता से अस्थायी तरीके से सीखते हैं। पहला विकल्प यहाँ पे आपके सही उत्तर है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 21 पे मित्रों। सारी चीज़ें जो बुक है उससे पढ़ लेना, उसके बाद ये आपका टेस्ट हो रहा है, इसी में से डेफिनेटली प्रश्न आने वाले। निम्न में से कौन सा समूह अधिगम का तरीका नहीं है? समूह अधिगम का तरीका नहीं है, समूह में सीखने का तरीका नहीं है। अधिगम आपके मुख्य रूप से टॉपिक है, तो वहाँ से डेफिनेटली 2 से 3 प्रश्न आएंगे मित्रों ना, तो एब्सोल्युटली प्रश्न आएंगे। समूह अधिगम का तरीका कौन सा नहीं? जब परिचर्चा करेंगे तो ये समूह में ही तो करेंगे। प्रायोजना कार्य होगा, ये भी समूह में ही होगा। और कार्य गोष्ठी, बिल्कुल, इसमें 30 से 40 व्यक्ति एक जगह एकत्र होकर किसी समस्या का समाधान करते हैं, यानी ये भी समूह में है। समूह अधिगम में सीखने का तरीका कौन सा नहीं है? शानदार प्रश्न है, इसको छोड़ के गलती मत करना, ऐसे प्रश्न आएंगे। या लिखा अभिकर्मित अधिगम, ये इसका नहीं होगा। ये समूह में नहीं है, ये सामूहिक नहीं है, ये व्यक्तिगत है मित्रों। इसमें एक बालक अपनी ही गति से सीखता रहता है। तो चौथा विकल्प आपके सही उत्तर होगा। यहाँ चलते हैं प्रश्न संख्या 22 में। व्यवहारवाद के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? व्यवहारवाद के जनक जेबी वाटसन थे, तो उनके अनुसार कौन सा कथन गलत है? क्या यह चेतना का विरोध करता है? बिल्कुल, व्यवहारवाद को पढ़ोगे तो पता चलेगा चेतना का विरोध करता है, सही है। यह अवलोकनीय व्यवहार पे बल देता है, क्या यह कथन भी सही है? अवलोकनीय व्यवहार, बिल्कुल अवलोकनीय व्यवहार पे बल देता है, सही है। यह अंतर्वेशन विधि को स्वीकार करता है या वातावरण पे बल देता है? तो वातावरण पे ही देता है ना। वाटसन ने कहा था ना, तुम मुझे किसी प्रकार का कोई भी बच्चा दे दो, जैसा चाहोगे वैसा बनाऊंगा, है ना, वातावरण के अनुसार ढाल के बनाएंगे। तीनों कथन यहाँ सही है, लेकिन विकल्प नंबर तीसरा नहीं है। क्यों? ये अंतर्वेशन विधि को स्वीकार करता है, गलत। वाटसन ने तो कौन सी दी थी? बहिर्दर्शन विधि दी थी, है ना, बहिर्दर्शन विधि दी थी वाटसन ने, ना कि अंतर्वेशन। तो तीसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 22 में। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 23 में मित्रों। विद्यार्थियों हेतु परीक्षण प्रभावशाली बन सकता है यदि क्या करें? परीक्षण को प्रभावशाली बनाना है ना, जो प्रयोग किया उसे प्रभावशाली बनाना, तो वही पाठ बार बार दोहराया जाए, गलत आवृत्ति से नहीं होगा। पाठ को पढ़कर विद्यार्थी सीखे, तो पढ़ने से विद्यार्थी सीखे, गलत। अब 2 विकल्प बच्चे हैं ना, दूसरा और तीसरा। दूसरा कह रहा है विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षण दें या सामाजिक स्तर के अनुसार। जब देखो परीक्षण कराया गया ना, सामाजिक तो देखो नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि सामाजिक समूह में, है ना, यानी कि ये तो आपके अनौपचारिक शिक्षा हुई, उससे संबंधित होता है, घर परिवार पड़ोस में, ठीक है। जबकि विद्यालय में मुख्य रूप से मानसिक स्तर का, आयु का ध्यान रखा जाना जरूरी है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 23 में। आगे चलेंगे मित्रों प्रश्न संख्या 24 पर। प्रश्न संख्या 24 बेहतरीन प्रश्न है मित्रों, शानदार प्रश्न है। बाल विकास का श्रेष्ठ सिद्धांत है कौन सा है? बाल विकास का श्रेष्ठ सिद्धांत है अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है, गलत। विकास के निर्धारक 2 है, मतलब आनुभाविक अनुभव भी है, इसके अलावा प्रशिक्षण भी होता है। विकास केवल आ गया, केवल नेगेटिव शब्द है, ही नेगेटिव शब्द है, ऐसे विकल्प को तुरंत हटाओ। केवल प्रबलन और प्रेरणा के द्वारा, मान लेते हैं प्रबलन प्रेरणा से विकास होता है, लेकिन केवल आ गया, गलत। विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है, सही है।
प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है, लेकिन उन बच्चों की गति क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है ना। और विकास परिपक्वता और अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। श्रेष्ठ सिद्धांत पहुंचा है। तीसरा कथन गलत नहीं है, लेकिन इससे भी बेटर कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा मित्रों। तो यहाँ पे चौथा विकल्प सही उत्तर होगा। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 25 पे। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य पहचान होती है। देखो जो बाल्यावस्था है उसमें सामाजिक विकास के रूप में मुख्य पहचान किसकी होती है? सामाजिक चेतना का यथेष्ट विकास हुई, बालक और बालिकाओं में एक साथ रहने की प्रवृत्ति, अपनी अवस्था के गिरोह से अलग रहना, बाल्यकाल की अंतिम अवस्था में माता पिता में स्वास्थ्य सामंजस्य। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास किस प्रकार होता है? तो बालक और बालिकाएं यानी कि लिंग भेद नहीं होता इसमें, बालक बालिकाएं साथ में खेलेंगे ना, इसीलिए इसे आपको टोली की आयु कहा गया, गैंग एज कहा गया, दल आयु कहा गया ना, ठीक है, इसीलिए कहा गया क्योंकि बालक बालिका एक साथ खेलते हैं, बाकी इसकी विशेषता नहीं होगी मित्रों। दूसरा विकल्प सही उत्तर होगा। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 26 पे। प्रतिबिंब, किसी चीज का प्रतिबिंब बनना, अवधारणा बनना, प्रतीक व संकेत होना, भाषा हो जाना, शरीर क्रिया और मानसिक क्रिया, ये सारी चीजें किस में सम्मिलित है? अनुकूलन तो होता है खुद को वातावरण के अनुसार डालना। प्रेरक पेशी, ये मांसपेशी विकास से संबंधित समस्या का समाधान, ये भी नहीं है। ये जो सारी चीजें हैं वो विचारात्मक प्रक्रिया से संबंधित है। चौथा विकल्प सही उत्तर है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 27 पे मित्रों। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने। देखो पढ़ने के प्रति चिंता, शब्द या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल और पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में, यानी कि सभी में क्या आ रही है, कठिनाई आ रही है ना। तो ये किसके सूचक है? सृजनात्मक विद्यार्थी तो रचना करता है, उसमें तो कठिनाई आती नहीं है। सवलीन विद्यार्थी, ये तो एक विशेष रोग से संबंधित हुआ सवलीन, ठीक है, इनमें से सभी नहीं आएगा। ये जो कठिनाई होती है वो होती है जो सीख नहीं पाता, यानी अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के। दूसरा विकल्प यहाँ सही उत्तर होगा। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 28 पे। प्रश्न संख्या 28 है मित्रों। भाषा शिक्षण में बालकों की विस्मृति को रोकने के लिए क्या आवश्यक है? बालक क्या कर रहे हैं, भूल रहे हैं। विस्मृति यानी, विस्मृति का अर्थ जान लीजिए, विस्मृति मतलब भूल। बालक भूल रहे हैं तो उस भूल को रोकने के लिए आप क्या करते हो? जो आपने चीज पढ़ी है उसको भूल रहे हो तो आप बार बार उसका क्या करते हो, अभ्यास करते हो, है ना। प्रेरित करने से भूल दूर थोड़ी ना होगी भाई, प्रेरित करने से तो पढ़ा जा सकता है, ठीक है। क्रमबद्धता का मतलब ही नहीं है। और सीखना, सीखा उसी के बाद ही तो भूल रहे हैं, तो ये भी नहीं है। यहाँ पे अभ्यास करेंगे तो विस्मृति दूर होगी। चौथा विकल्प आपके राइट आंसर है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 29 में मित्रों। प्रश्न संख्या 29 है, निम्न में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? सीखने की प्रक्रिया का परिणाम कौन सा नहीं है? देखो जब भी सीखोगे, है ना, तो सीखने से क्या आएगा, आप में ज्ञान आएगा, सही है। सीखने से अभिवर्तियन होता है, नजरिया दृष्टिकोण। सीखने से बिल्कुल व्यक्ति का, एक पढ़ा लिखा होता है उसका नजरिया अच्छा होता है, अनपढ़ का नहीं होता। यानी कि सीखोगे तो नजरिया चेंज होगा, ये भी सही है। सीखोगे तो संकल्पना भी सीखोगे, ये सही है ना। लेकिन जैसे सीखोगे तो परिपक्वता आएगी नहीं, परिपक्वता आएगी तब सीखेंगे ना, ऐसा नहीं कि सीखने से परिपक्वता आएगी, नहीं। तो दूसरा विकल्प यहाँ गलत है। इसका मतलब दूसरा इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा है, ठीक है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 30। कोई भी प्रश्न समझ नहीं आए तो बिल्कुल पूछ लेना। सीधे सीधे प्रश्न पूछे गए थे रीट एग्जाम में, यहाँ से वैसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अंतिम प्रश्न है आज का। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है भाई? काम सबसे कम जरूरी आवश्यकता है, सही है। काम या यौन है ना, इसको सबसे कम जरूरी आवश्यकता माना है, सही है। टोरेंस एक मनोवैज्ञानिक था जिसने सृजनात्मकता का मापन किया था, यह कथन भी सही है। मातृत्व जो प्रेम होता है ना, वात्सल्य, ये एक आंतरिक प्रेरणा होता है, न कि बाहरी, ये भी कथन सही है। उपलब्धि प्रेरक जन्मजात नहीं होता है, उपलब्धि प्रेरक होता है अर्जित, यानी कि उपलब्धि अर्जित की जाती है हमेशा, है ना, तो जन्मजात कैसे होगा? तो आपके चौथा विकल्प यहाँ पे सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थे सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट के लिए सीडीपी के 30 वेरी इंपॉर्टेंट बेस्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और सीटेट वाले बिल्कुल एक बार विश्वास करके देखिए, बिल्कुल आपका एग्ज़ाम आसानी से क्लियर होगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर स्कोर कमेंट करना, 30 में से आपका कितना स्कोर रहा, और इसके अलावा क्या आपको कहाँ पे कठिनाई आ रही है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।